प्यारे बच्चों, स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे चैनल नित्य स्मार्ट एकेडमी पर। मैं विकास कुमार आज आपके लिए लाया हूँ कक्षा 10 समकालीन भारत से संसाधन और विकास, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। आज हम पढ़ेंगे कि क्या हैं संसाधन और किस तरह हम उनके बारे में जान सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले विषय सूची, हम क्या पढ़ने वाले हैं। संसाधन के बारे में सबसे पहले परिभाषा, फिर उसका वर्गीकरण, उसके बाद नियोजन और फिर संरक्षण। ये सभी चीज़ें हम जो ये पढ़ेंगे तब आप समझ पाएंगे कि ये पूरी वीडियो क्या बताना चाह रही है और संसाधन क्या है, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं संसाधन की परिभाषा के साथ। संसाधन यानी कि रिसोर्सेस एक ऐसा स्रोत है जिसका उपयोग मनुष्य अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए करता है। यानी कि हर वो चीज़ जो इंसान यानी कि ह्यूमन अपने काम में लाता है वो रिसोर्सेस है, एक संसाधन है। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध हर वह वस्तु संसाधन कहलाती है जिसका इस्तेमाल हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, अब चाहे वो किसी भी प्रकार की आवश्यकता हो, हमारे खाने के लिए हो, रहने के लिए हो या ट्रांसपोर्ट के लिए हो, और कोई भी भवन निर्माण के लिए हो सकती है, या जो भी हमारे पास टेक्नोलॉजी है वो सभी संसाधन के अंतर्गत आती है। पर एक कंडीशन है यहाँ पर कि वो सांस्कृतिक रूप से मान्य होनी चाहिए। यानी कि अब संसाधन तो सभी प्रकार के होते हैं पर सिर्फ हम उन्हीं का उपयोग करते हैं जो मनुष्य जाति के लिए लाभदायक हो, नुकसान ना पहुंचाती हो। ये कंडीशन है। चलिए, जैसे बहता हुआ झरना पानी के लिए, मिट्टी हमें खाद्य पदार्थ उगाने के लिए, रहने के लिए घर, पेट्रोलियम, और ये फॉरेस्ट जंगल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये हर वो चीज़ जो हम सोच सकते हैं हम अपने काम में ला सकते हैं, वो एक संसाधन है। बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन यानी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, संसाधन के प्रकार। संसाधन मेन दो प्रकार के होते हैं, नंबर 1 प्राकृतिक, नंबर 2 मानवीय। जैसे प्राकृतिक के अंतर्गत दो प्रकार के संसाधन आते हैं, नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य। नवीकरण का मतलब है ऐसे रिसोर्सेज जो खत्म होने के बाद दोबारा से बनाए जा सकते हैं, और अनवीकरण का मतलब है जो खत्म होने के बाद दोबारा से ना बनाए जा सकते हों। अब नवीकरण भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो सतत अथवा प्रवाह यानी कि लगातार चलने वाले, जैसे कि पवन और जल, ये हमेशा चलते रहते हैं। दूसरे हैं जैव पदार्थ यानी कि बायोलॉजिकल, जैसे प्राकृतिक वनस्पति फॉरेस्ट्स, और वन्य जीव यानी कि जंगली जानवर, वो सभी संसाधन के अंतर्गत आ सकते हैं। और ये सभी हमने जो पढ़ा है ये सभी प्राकृतिक रूप से हैं। अब बात करते हैं मानवीय। मानवीय संसाधन के अंतर्गत दो प्रकार के आते हैं, संरचनाएं एवं संस्थाएं, और दूसरे हैं मात्रा एवं गुणवत्ता। और अनवीकरण दोस्तों हम इधर रह गया, ये अनवीकरण का मतलब है वो संसाधन जो दोबारा खत्म होने के बाद नहीं बनाए जा सकते हैं, जैसे पुनः चक्रीय, जैसे धातु एलिमेंट। दोस्तों आप सभी को पता ही है कि जितनी भी हमारी एलिमेंट हैं वो सभी, ज़्यादातर एलिमेंट पृथ्वी के अंदर से माइंस यानी खोद कर निकाली जाती हैं, और अगर ये एक बार ख़त्म हो गई तो इनको दोबारा से बनाने के लिए करोड़ों साल लग सकते हैं। और इसी प्रकार जीवाश्म ईंधन है, जैसे पेट्रोलियम, मीथेन या डीजल, अपना ये ब्यूटेन, एलपीजी गैस, ये सभी खत्म होने के बाद बहुत समय लगता है इन्हें बनने के लिए। तो ये हमने पढ़ा है संसाधन के प्रकार। ये इधर मानवीय हो गए हैं और ये इधर प्राकृतिक हो गए हैं। चलिए बात करते हैं संसाधन के प्रकार। उत्पत्ति के आधार पर, समाप्यता, स्वामित्व और विकास के स्तर पर। समझाता हूँ अभी क्या है ये सभी। उत्पत्ति के आधार पर यानी कि जो संसाधन हमारे सामने रखा हुआ है वो किस प्रकार से बना है, उसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, वो जैविक रूप से बना हुआ है या अजैविक रूप से बना हुआ है। तो उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, जैविक और अजैविक संसाधन। जैविक और अजैविक संसाधन। समाप्यता यानी कि खत्म होने के बाद बनाए जा सकते हैं या नहीं बनाए जा सकते हैं, तो वो उसके आधार पर भी दो प्रकार के होते हैं, यानी कि नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य संसाधन। स्वामित्व यानी कि संसाधन के ऊपर अधिकार किसका है, उसके आधार पर होते हैं व्यक्तिगत संसाधन,
सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। जैसे समझाता हूँ, व्यक्तिगत संसाधन क्या हो सकते हैं, यानी कि किसी एक मनुष्य के वह संसाधन जो वो सिर्फ अपने लिए, खुद के लिए काम में लाता हो, उसे हम कह सकते हैं कि वो सभी व्यक्तिगत यानी कि प्राइवेट रिसोर्सेस हैं, सिर्फ एक मनुष्य उन्हें प्रयोग कर सकता है। सामुदायिक यानी कि समुदाय का मतलब होता है लोगों की भीड़, यानी कि ऐसे संसाधन जो ज़्यादा नहीं पर कम भी नहीं, उनके काम में लाए जाने वाले संसाधन। राष्ट्रीय यानी कि एक देश के अंतर्गत कितनी उसकी ज़मीन है, कितने उसके रिसोर्सेज हैं, वो सभी एक देश जिन पर अपना अधिकार जमा सकता है वो उसके संसाधन कहलाते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मतलब आप समझते ही होंगे, अंतर्राष्ट्रीय यानी कि विश्व में वो संसाधन जो प्रत्येक देश चाहे तो उन्हें अपने इस्तेमाल में ला सकता है, वो सभी अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। अब विकास के स्तर पर 3 प्रकार के होते हैं संसाधन। नंबर 1 संभावी, नंबर 2 विकसित और नंबर 3 संचित। समझिए मेरी बात। विकास का क्या मतलब है, यानी कि डेवलपमेंट। मान लीजिए कि संसाधन अभी बन रहा है, यानी कि संभावना है यहाँ पर ये रिसोर्सेज हो सकता है, तो एक तो ये टाइप हो गया। दूसरी बात विकसित, यानी कि जो हमारे पास हमें पता है ये बन गया है, हम इसे अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं, वो कहलाता है विकसित भंडार। और तीसरा संचित कोष, यानी कि अभी हमें पता है, फिलहाल तो हम अपना काम इधर से चला रहे हैं, बाकी भविष्य के लिए हमने एक अपना भंडार यानी कि रिसोर्सेज रखा हुआ है, उसे हम भविष्य में काम लाएंगे। तो ये 3 प्रकार के संसाधन यहाँ से हो गए। अब इनको डिटेल में समझते हैं, जानते हैं। आइए, सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के प्रकार हम जानते हैं 2 प्रकार के होते हैं, जैविक संसाधन और अजैविक संसाधन। चलिए, जो संसाधन हमें वायुमंडल यानी कि जैविक मंडल से मिलते हैं वो सभी जैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे घास, मनुष्य, वनस्पति, मछलियाँ और दूध या दूध से बनने वाले जितने भी उत्पाद हैं वो सभी हम जैव संसाधन के अंतर्गत मान सकते हैं। सेकंड देखते हैं अजैविक संसाधन। जो पदार्थ हमें जैविक रूप से ना मिलकर अजैविक रूप से मिलते हैं, जैसे मिट्टी, हवा, पानी, धातु, पत्थर और ऐसी बहुत सी चीज़ें जिनके बनने में जैविक पदार्थों का कोई योगदान नहीं होता है, वो सभी अजैविक संसाधन कहलाते हैं। अब आप इसको डिटेल में समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। दोस्तों, हमारी मेहनत को देखते हुए आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ऐसी वीडियो मज़ेदार हम बनाते रहते हैं। दोस्तों, एक बात के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा, हमारी वीडियो थोड़ी लेट हो जाती हैं आने के लिए, पर थोड़ी मेहनत लगती है, इसीलिए हम लेट हो जाते हैं। हम आपको अपना पूरा 100% देने की कोशिश करते हैं। चलिए बात करते हैं सेकंड टाइप, यानी कि समाप्यता के आधार पर संसाधन के प्रकार। यानी कि सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट टाइप, यानी क्या है, नवीकरण योग्य संसाधन यानी कि रिन्यूएबल। कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जिन्हें हम ख़त्म करने के बाद दोबारा से बना सकते हैं, पर हमारा उसमें कॉस्ट लगना तय है और उसको बनाने के लिए कई प्रकार की क्रियाएं हो सकती हैं, तरीके हो सकते हैं, पर हम उन्हें बना सकते हैं। सबसे ज़रूरी बात है हम उन्हें बना सकते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी। अब दोस्तों ये तो आप जानते हैं, सूर्य हमें इतनी ज़्यादा मात्रा में अपनी रेडिएशन, अपनी एनर्जी देता है कि हम उसको रोज़, आज सूरज निकला है कल भी निकलेगा और अभी कई बिलियन साल तक आता ही रहेगा, तो हम उसकी धूप को रिन्यूअल कर सकते हैं। पवन ऊर्जा, विंड एनर्जी, जल, जीव जंतु, ये सभी एनर्जी हम दोबारा से ख़त्म होने के बाद हर रोज़ अपने काम में ला सकते हैं। बात करते हैं दूसरा तरीका क्या है, अनवीकरण यानी कि नॉन रिन्यूएबल। जो पदार्थ या जो संसाधन एक बार ख़त्म हो गया तो वो ख़त्म हो गया, फिर वो हमें बहुत लंबे समय बाद देखने को मिल भी सकता है या नहीं भी, यानी कि करोड़ों वर्ष लगते हैं उसे बनने के लिए। जैसे जीवाश्म ईंधन, कोयला, आप समझ सकते हैं, कोयला अगर एक बार ख़त्म हो गया तो बहुत मुश्किल से ही मिलना तय है। धातुएं, पेट्रोलियम या दूसरी पदार्थें, इनको बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं, करोड़ों वर्ष भी लग जाते हैं। ये भी आपको समझ में आ गया हो। चलिए
स्वामित्व के आधार पर संसाधन के प्रकार समझते हैं। नंबर 1, व्यक्तिगत संसाधन। वैसे संसाधन व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं जिनका स्वामित्व निजी व्यक्ति हो, यानी कि किसी एक व्यक्ति के पास अपना, कि मैं ये कह सकता हूँ कि ये मेरा मोबाइल फ़ोन है या ये मेरा पेन है, मैं इसको किसी के साथ शेयर नहीं करूँगा, ये सिर्फ और सिर्फ मेरा है, जैसे किसी की ज़मीन या घर इत्यादि। सामुदायिक संसाधन क्या होते हैं? जैसे जिनका ऐसे संसाधन जिन पर किसी समुदाय या किसी समाज या किसी पर्टिकुलर कास्ट का ही अधिकार होता है, जैसे चारागाह यानी कि ऐसे स्थान जहाँ पर पशुएं घास चरते हैं, तालाब, पार्क, शमशान घाट, कब्रिस्तान आदि। अब ये तो समझ सकते हैं, हिंदू जाति के लोग अपनी जो अंतिम क्रियाएं होते हैं वो शमशान घाट पर पूरी करते हैं, और जो हम मुस्लिम लोग होते हैं वो कब्रिस्तान में जाकर करते हैं। इसी प्रकार ईसाई लोग चर्च में जाकर करते हैं, तो वहाँ पर कोई दूसरी कास्ट वाला प्रयोग नहीं कर सकता, इसीलिए ये हम कह सकते हैं कि सामुदायिक संसाधन है। बात करते हैं तीसरा टाइप यानी कि राष्ट्रीय संसाधन। जो संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं उनके स्वामित्व राष्ट्र के पास होता है, यानी किसी एक देश के पास होता है। जैसे हम कह सकते हैं कि भारत देश के पास क्या क्या संपदाएं हैं, उसके पास कितने राज्य हैं, कितने और दूसरे संसाधन हैं, कोई दूसरा देश उन पर अपना अधिकार नहीं जमा सकता। तीसरा या चौथा, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। वैसे संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं जिनका नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा किया जाता है। जैसे अब किसी भी देश का अधिकार कहाँ तक हो सकता है? उसकी तट रेखा यानी कि कोस्ट लाइन से 200 किलोमीटर तक के समुद्री क्षेत्र पर ही उसका अधिकार होता है। उससे आगे क्या? उससे आगे फिर किसी का अधिकार नहीं होगा? नहीं, जरूर होगा। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं उसको रेगुलेट करती हैं, उसको मोनेटाइज करती हैं, वो ही उस पर अधिकार रखती हैं, कोई देश उस पर अपना अधिकार नहीं जमा सकता। चौथे टाइप के विस्तार से पढ़ लेते हैं, यानी कि विकास के स्तर पर संसाधन के प्रकार। नंबर 1, संभावी संसाधन। संभावी का मतलब है संभावनाएं, यानी कि ऐसे संसाधन जिनका उपयोग वर्तमान में नहीं हो रहा है या भविष्य में उनका हो सकता है, उन्हें हम कहते हैं संभावी संसाधन। जैसे गुजरात और राजस्थान में उपलब्ध सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा, अभी उनका उपयोग बहुत ही निम्न सीमा पर यानी कि बहुत कम स्तर पर हो रहा है, लेकिन भविष्य में हो सकता है वहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में उनका उपयोग होने लगे। इसी प्रकार बात करते हैं विकसित संसाधन की। जो संसाधन विकसित हो चुके हैं, उपयोग में लाए जा चुके हैं, मतलब लाए जा रहे हैं, पता है हमें कितनी मात्रा में है, उन्हें हम कहते हैं विकसित संसाधन। अब बात करते हैं भंडार यानी कि संचित कोष की भंडार। कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जो उपलब्ध तो हैं, यानी कि हमें पता है कि यहाँ पर हमारा सोना दबा हुआ है या पेट्रोल दबा हुआ है, लेकिन अभी हम उसको उपयोग में नहीं ला रहे हैं, इसको भविष्य में उपयोग में लाएंगे, तो भंडार, उसे कहते हैं हम भंडार। संचित कोष यानी कि ये भी एक भंडार का हिस्सा होता है, यानी कि हमें पता है कि इसका उपयोग हो रहा है, इसको उपयोग करने के लिए टेक्नोलॉजी तो मौजूद है, लेकिन सही ढंग से उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। जैसे बात बताता हूँ, नदी के जल से पनबिजली योजना। अब दोस्तों आप जानते हैं हमारे देश में कई नदियाँ हैं, पर सभी नदियों का पानी तो बिजली बनाने के लिए उपयोग नहीं लाया जा रहा है। हम जानते हैं कि बिजली मतलब किस प्रकार बनाई जा सकती है पानी के द्वारा, पर सभी नदियों पर अभी नहीं बनाई जा रही है, तो इसे हम कहते हैं संचित कोष। अब पढ़ते हैं संसाधन नियोजन। नियोजन का मतलब है संसाधन उतनी ही मात्रा में प्रयोग किया जाए जितनी हमें उसकी आवश्यकता है। यानी कि अगर हम जानते हैं संसाधन रिन्यूएबल है तो बात ठीक है, पर अगर वो ख़त्म हो सकता है, दोबारा नहीं बनाया जा सकता, तब हमें नियोजन करने की ज़रूरत पड़ती है। संसाधन, भारत में संसाधन जैसे आप जानते हैं प्रत्येक राज्य में अलग अलग संसाधन हैं, हर राज्य में समुचित वितरण नहीं है, एक जैसा नहीं है, इसलिए एक राज्य तो उसका अपने मन मर्जी से इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन दूसरे राज्य का क्या क्या उसे संसाधन नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। तो भारतीय या अपने अलग अलग देशों की संस्थाएं उसको रेगुलेट करती हैं। बात जैसे झारखंड में खनिजों का प्रचुर भंडार है, छोटा नागपुर का पठार, आप जानते हैं छोटा नागपुर का पठार, वहाँ पर विभिन्न प्रकार के खनिज भंडार हैं और वहीं से पूरे देश में उनको सप्लाई किया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सप्लाई किया जाता है। यानी कि मेरा मतलब आप समझ गए होंगे। अब हमारे पास 100 रुपये हैं आज, या मान लीजिए कि आपके पास सैलरी बहुत कम है,
अब ये तो नहीं है कि आप उसे मनमर्जी से इस्तेमाल करेंगे या सोच समझ कर इस्तेमाल करेंगे, आप समझ सकते हैं। चलिए, भारत में क्या संसाधन नियोजन के क्या तरीके हैं, किस प्रकार से काम में लाया जा रहा है। जैसे अब संसाधन नियोजन दोस्तों एक ये पूरे बड़े स्तर पर लाया जा सकता है। कोई एक व्यक्ति विशेष अगर उसको करने लगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो संसाधन नियोजन के मुख्य बिंदु पढ़ लेते हैं क्या है। नंबर 1, पूरे देश के विभिन्न प्रदेशों के संसाधनों की पहचान करके उनकी तालिका बनाई जाए, उनको उपयुक्त कौशल, टेक्नोलॉजी और ढांचे का सही इस्तेमाल करते हुए उपयोग में लाया जाए। और तीसरा, संसाधन नियोजन विकास नियोजन के भी सही तालमेल बैठाना, यानी कि संसाधन है कितना, उसको कितनी मात्रा में निकाला जाए और कितनी मात्रा में प्रयोग किया जाए, और अभी जो इस्तेमाल हो रहा है उसको देखते हुए भविष्य के लिए भी बचाकर रखा जाए। ये होता है संसाधन नियोजन। 3 बिंदु हैं भारत में, ये काम में लाए जा सकते हैं। अब संसाधनों का संरक्षण यानी कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेस। दोस्तों, संसाधन बड़े ही मूल्यवान होते हैं। पृथ्वी पर संसाधन सीमित मात्रा में है। यदि उनके अंधाधुंध इस्तेमाल पर रोक नहीं लगती है तो भविष्य में उनको मानव जाति के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। फिर मनुष्य क्या करेगा, उसका अस्तित्व भी खतरे में पड़ सकता है। इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि हमारे संसाधनों का सही रूप से इस्तेमाल हो और हम खुद ही उनका संरक्षण कर सकते हैं। संसाधन के दोहन से कई सामाजिक और आर्थिक समस्याएं भी खड़ी हो जाती हैं। जैसे मैं बताता हूँ, अगर मनुष्य को लकड़ी की ज़रूरत है, पड़ती ही है, फर्नीचर बनाने के लिए, घर बनाने के लिए या और भी कहीं काम आती है, तो अगर हम एक जंगलों का एक साथ ही कटान कर दें और नए वृक्ष नहीं लगाएं तो क्या होगा, आप समझ सकते हैं। बिल्कुल पृथ्वी पर किल्लत हो जाएगी। वृक्ष आप जानते हैं, जो अमेजन नदी के बेसिन है, वहाँ पर अभी पिछले कई सालों में कई बार आग लग चुकी है। उन्हें हम लंग्स ऑफ अर्थ कहते हैं, पृथ्वी का फेफड़ा है, और वो इतना बड़ा रिसोर्सेस है और वहाँ पर आग लग सकती है। तो आप समझ सकते हैं कि मनुष्य कितने खतरे में है। उनका संरक्षण बहुत ही जरूरी है। प्यारे बच्चों, मेरा आपसे या हमारी टीम का आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि रिसोर्सेज को सही ढंग में या सही ध्यान में रखकर ही इस्तेमाल करें। और मैं आपके सामने एक स्लोगन पढ़ता हूँ, प्रकृति का न करे हरण, आओ बचाए पर्यावरण। ये हमारा आपसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है। अब दोस्तों, हमारी वीडियो यहाँ पर समाप्त हो गई है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। आप हमें चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, और जो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।